आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का मैं अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को सीड के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, यानी बीज क्या होता है और बीज प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके बारे में जो है आपको पढ़ाऊंगा। काफ़ी रोमांटिक क्लास है, बिल्कुल आप लोग एनर्जेटिक तरीके से जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप पढ़ेंगे। रोमांटिक तरीके से सीड के बारे में आप जानिए कि बीज क्या होता है और बीज प्रौद्योगिकी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मोस्टली जो ये आपकी क्लास है ये जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में हैं। तो लेकिन जो है वो जो आपका एकेडमिक रूप से अगर देखेंगे तो ये BSc फोर्थ सेमेस्टर में ये आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे लगातार फ़ोन कर रहे थे, सर आप जो है वो सीड टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, बीज प्रौद्योगिकी पढ़ाइए, जो है वो कम समझ में आता है हमको, हम अपने से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमने ये कहा कि चलिए हम आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ाते हैं। तो आज से मैं आपको जो है वो बीज प्रौद्योगिकी यानी सीड टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी यानी बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत है, वो भी मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को आप जो है वो मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे निश्चिंत जो है वो पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करता हूँ कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है आपका वो प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीज प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। यानी बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या होते हैं ये इसको बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बीज प्रौद्योगिकी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड क्या होता है, बीज क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि बीज है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जानिए कि बीज जो है एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है ना। बीज क्या होता है, एक निषेचित बीजांड होता है, यानी मैच्योर किसी भी प्लांट का जो है वो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या करना चाहूँगा कि प्रत्येक जीव जंतु पौधों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने ही समान जो है वो संतति को जन्म दे सकें। प्रत्येक जो है वो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, प्रत्येक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने ही समान जो है वो संतति को जो है वो जन्म दे सकें, ठीक है। पौधा है तो पौधे को जन्म देगा, आपका जानवर है तो जानवर को, ठीक है। तो या फिर मनुष्य है तो मनुष्य अपने समान संतति को उत्पन्न करेगा, कीड़े मकोड़े हैं तो उसके अनुसार, पेड़ पक्षी हैं तो वो अपने अनुसार जो है वो अपने ही समान संतति को जो है वो उत्पन्न करने की जो है उनके अंदर क्षमता होती है। तो इसी प्रकार से प्लांट में भी जो है वो पौधों में भी ये कैपेसिटी, ये क्षमता होती है कि अपने ही समान जो है वो पौधे को उत्पन्न कर सकें, ठीक है। जैसे दलहन किस्म का पौधा है तो दलहन किस्म के जो है वो दलहन किस्म का जो है बीज है तो अपने दलहन किस्म का ही पौधा उससे उत्पन्न होगा, ठीक है। तिलहन का है तो तिलहन, अनाज वाली फसलें हैं तो उससे अनाज का ही पौधा उत्पन्न होगा। तो प्रत्येक प्लांट्स के अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है, अनुवांशिक गुण होता है कि वो अपने ही संतति जो है, अपने ही समान जो है वो बच्चे को जो है वो जन्म दे सके, ठीक है। तो इस तरीके से पौधों में भी जो है वो अपने समान ही संतति को जो है वो जन्म देने की क्षमता होती है। तो बीज जो होता है पौधे का वह जो है वो वह भाग होता है जिससे जो है वो नए पौधे को जो है वो जन्म देने की क्षमता हो। तो बीज जो है वो किसी भी पौधे का वह जो है वो परिपक्व भाग होता है जिससे नया पौधा उत्पन्न किया जा सके। साधारण सी भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि बीज जो है वो किसी पौधे का वह भाग होता है जिससे जो है वो उसी के समान साधारण पौधे को जो है वो जन्म दे सके, नया पौधा उससे जो है वो बन सके, उत्पन्न हो सके, तैयार हो सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। या फिर एक डिफिनीशन जो है वो साइंटिफिक भाषा में हम इसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो सीड इज ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओवल्स नोन एज सीड, यानी किसी भी पौधे का जो है वो जो निषेचित परिपक्व बीजांड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जो है आपका
जो परिपक्व भ्रूण होता है उसे ही हम बीज कहते हैं। ठीक है, यानी किसी पौधे का जो है वो निषेचित भाग परिपक्व भ्रूण जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ठीक है ना। तो सीड जो है वो सीड इज ए मैच्योर ओवल्स इज नोन एज सीड, ये भी हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है, तो बीज से तात्पर्य क्या होता है, निषेचित यानी फर्टिलाइज्ड परिपक्व बीजांड मैच्योर ओवल से है, जिसमें एक क्या होता है, भ्रूणी पौधा होता है जिसमें संग्रहित सामग्री और एक सुरक्षात्मक आवरण या परतें होती हैं। ठीक है ना। तो बीज एक निषेचित जो है वो परिपक्व बीजांड परिपक्व भ्रूण होता है जिसमें जो है वो कई परतें होती हैं जो उसमें फूड मटेरियल्स को स्टोर करती हैं, स्टार्च को स्टोर करती हैं और वो बीज को प्रोटेक्शन देने का काम, प्रोटेक्ट करने का कार्य जो है वो करती हैं। ठीक है। इसके बाद सीड इज द रिफर टू द फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल दैट कंटेन्स एन एम्ब्रियन प्लांट स्टोर्ड मटेरियल एंड टू प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि बीज एक परिपक्व बीजांड है जिसमें एक भ्रूण या एक लघु अविकसित पौधा और खाद्य भंडार शामिल होते हैं जो सभी एक सुरक्षात्मक बीज आवरण के भीतर संग्रह होते हैं। तो बीज क्या होते हैं, एक परिपक्व बीजांड यानी एक मैच्योर एम्ब्रियो होते हैं जिससे जो है वो नया पौधा निकल सकता है और ये इनके अंदर जो है वो एक प्रकार के जो है फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है जिसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और उसके ऊपर एक परत होती है, एक लेयर होती है जो बाहरी चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से बीज को बचाने, प्रोटेक्शन देने का कार्य जो है वो करती है। तो इस प्रकार से हम सीड को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आगे कुछ जानकारियाँ मैं सीड के बारे में दी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। आगे मैं कुछ जानकारियां दूंगा कि बीज सभी फूल वाले, बीज क्या होते हैं, सभी फूल वाले पौधों के लिए प्रजनन का एक तरीका होता है। ठीक है ना। तो जब हम बात करेंगे कि फ्लावर्स प्लांट के, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें ब्रीडिंग का एक जो है वो ब्रीडिंग का एक तरीका जो होता है वो आपके बीज के द्वारा होती है। तो बीज सभी फूल वाले पौधों के लिए प्रजनन का एक तरीका होता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो फ्लावर्स के बाद उसमें जो है वो फूल आता है पौधों में और फूल के बाद उसमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। तो फ्लावरिंग जब स्टेज होती है उसी स्टेज में हम कई प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से हम पौधों के जो है वो गुणों में परिवर्तन करते हैं, बीजों के गुणों में परिवर्तन करके नई नई प्रजातियों को हम विकसित करते हैं। तो पादप प्रजनन में जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के द्वारा हम एक अच्छे किस्म के जो है वो अच्छी किस्म के बीजों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंस होता है। प्रत्येक बीज उचित तापमान, नमी और धूप जैसी उचित पर्यावरणीय परिस्थितियों में एक नए पौधे के रूप में विकसित होने में सक्षम होते हैं। तो प्रत्येक जो है वो तो जो एक अच्छे जो बीज होता है उसको एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए, आइडियल मॉइस्चर चाहिए, उसको आइडियल ह्यूमिडिटी चाहिए। ठीक है, आइडियल लाइट चाहिए। तो बीज को अंकुरित होने के लिए, बीजों को जमने के लिए जो है एक उचित तापमान की, उचित नमी की, उचित आर्द्रता की, उचित जलवायु की आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है ना। जब सारी क्लाइमेटिक कंडीशन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं तभी बीजों का अंकुरण जो है वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है। तो ये रोचक जानकारी थी आपके लिए। इसके बाद जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं और पर्यावरण के संपर्क में आते हैं, जबकि फूल वाले पौधे जैसे एंजियोस्पर्म के बीज जो है वो सुरक्षात्मक संरचना बनाते हैं जिसे फल कहा जाता है। ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है, जो बिना फ्लावरिंग किए हुए बीज का निर्माण हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, उनमें जो है वो बीज का निर्माण होता है और वो जो है वो उसके ऊपर एक चोल होता है जिसको सीड कोड बोलते हैं और वही चीज़ जो है वो बीज के सुरक्षात्मक संरचना बनाते हैं और बीज को सुरक्षा जो है वो प्रदान करते हैं, जिन्हें हम क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें जो है वो फल का निर्माण, फूल होता है, फिर उसके बाद फल बनता है और फल के अंदर ही जो है वो बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना।
फल के अंदर ही क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। यानी फलों का जो भ्रूण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। इसके बाद दोनों ही मामलों में बीजांड के अंदर का अंडा परागण के माध्यम से नर केंद्रक द्वारा निषेचित होता है। तो जो पॉलिनेशन की एक्टिविटीज़ होती है, जो परागण क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट्स जो है वो आपस में फर्टिलाइज्ड होकर के नए बीजों का निर्माण करते हैं नए, और उसी से जो है वो बीजों का नए पौधे जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो परागण जो है वो एक प्रकार की वह क्रिया होती है जिसके द्वारा जो है वो नए प्लांट्स का जो है वो नए बीज का निर्माण जो है होता है। अगर पॉलिनेशन की क्रिया ना हो प्लांट में तो फिर उससे बीज का निर्माण जो है वो नहीं हो सकता है। तो मेल प्रत्येक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट होते हैं, और इनके दोनों के फर्टिलाइजेशन से ही जो है वो बीज का निर्माण जो है होता है। तो इन्हीं के द्वारा जो है वो बीज का निर्माण जो है वो होता है। किसके द्वारा होता है, परागण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार प्रक्रिया को पौधों में परागण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में बताना चाहूँगा। तो इस और थोड़ा सा मैं बीज के बारे में बताना चाहूँगा कि बीज विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, सेम, मटर, मूंगफली आदि के लिए प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो कई प्रकार के जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका मक्का हो गया, आपका चावल, मक्का, सेम, सरद, मूंगफली आदि के लिए जो है वो प्राइमरी सोर्स के जो है वो प्राथमिक स्रोत जो है वो होते हैं। खाना पकाने के तेल जैसे आवश्यक वस्तुएं जैसे सनई, कपास, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल आदि में बीज द्वारा बनाई जाती हैं। तो कई जो है वो जैसे ऑयल क्रॉप्स हो गई, तो जो आपके ग्रेन्स हो गए, जो आपके अनाज वाली फसलें हो गई, उसमें बीज जो है प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है ना, कि बीजों के द्वारा ही अनाजों से हम जो है वो उनका उपयोग करते हैं। जैसे आपका जो है वो जो आपके दलहनी फसल हो गई, तो आपके जो है वो जो अनाज वाली फसलें हो गई, उसमें हम क्या करते हैं, उनके बीजों का उपयोग हम खाने के लिए ही करते हैं। जैसे हम गेहूं के बीज का उपयोग करते हैं खाने के लिए, आपके मटर का बीज का उपयोग खाने के लिए करते हैं, वो बीज ही तो है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है वो जो हम ऑयल क्रॉप्स होती हैं, जैसे आपका जो है वो सरसों हो गया, तिल हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, और आपका जो है वो सनफ्लावर हो गया, कई सारी क्रॉप्स में जो है हम इनके ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम हम सीड के द्वारा ही करते हैं। यानी बीजों से ही हम तेल निकालने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट बिटवीन ग्रेन्स एंड सीड, यानी अनाज और बीज में क्या अंतर होता है। तो अनाज जो है क्या होते हैं, अनाज को हम जो है वो ज़्यादा जो है वो अनाज में बहुत हमको क्योंकि उसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, तो अनाज को बहुत ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है जितने कि बीजों को रख रखाने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो जनरली जो है वो बीज में अगर हम बीज के लिए स्टोरेज कर रहे हैं तो उसमें 8 से 10% मॉइस्चर होनी चाहिए, और अनाज के लिए अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं ग्रेन्स को तो उसमें लगभग 10 से 15% मॉइस्चर हम रख सकते हैं। अनाज को हम शोधित नहीं करते हैं क्योंकि उसको खाने के लिए हमको प्रयोग करना है, लेकिन बीजों को हम कई प्रकार के जो है वो रसायन, जैसे आपके कार्बाइड हो गया, डाइएथेन 45 हो गया, आपके जो है थायरम हो गया, कई प्रकार के जो फंजीसाइड से हम जो है वो उसको शोधित करके जो है वो रखा जाता है। ठीक है ना, बीजों को बुआई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अनाज को क्या होता है, खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बीज पूर्णतः जो है वो शुद्ध होने चाहिए, अनाज पूर्ण रूप से शुद्ध होना जो है वो आवश्यक नहीं होता है। तो कई सारे जो है वो अनाज और बीज में अंतर जो है वो होते हैं, ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कॉमन भाषा में जो मैं बताया हूँ आपके एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो अनाजों का उपयोग मुख्यतः हम खाने के लिए करते हैं, अपने उपभोग के लिए करते हैं, जबकि बीजों का उपयोग हम जो है वो फसल की बुआई के लिए जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद वे विभिन्न प्रकार के आकार, रंग और आकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो बीज होते हैं वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं, अलग अलग रंग के हो सकते हैं। प्रत्येक फसल के जो बीज होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रंग रूप के होते हैं, और अलग अलग जो है वो उनसे जो फूड मटेरियल्स है वो अलग अलग प्राप्त होता है। तिलहनी फसल जो है उससे तेल प्राप्त होता है, दलहनी फसल के जो भी दलहन प्राप्त होता है, जो अनाज
आपके जो है वो धान, गेहूँ, मक्का, उससे हमको अनाज प्राप्त होता है, रोटी प्राप्त होती है, यानी आटा उससे बना के हम रोटी खाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बीजों का अलग अलग उपयोग हम जो है वो करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये कई प्रकार के अलग होते हैं, इनकी साइज अलग अलग होती है, इनके जो है वो फिजिकल कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब तक कि इन्हें पर्याप्त धूप और पानी, मिट्टी नहीं मिलती है तब तक ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। बीजों के एक गुण होते हैं कि बीज जो है वो जब तक उन्हें सही प्रकाश, तापमान एवं नमी नहीं प्राप्त होती है तब तक वो सुस्त अवस्था में रहते हैं, सुसुप्ता डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं। और जैसे ही इनको नमी, प्रकाश और हवा सही मात्रा में जो है प्राप्त हो जाते हैं, वैसे इनकी एक्टिविटी जो है वो इसमें जो तमाम प्रकार की जो है वो अभिक्रियाएँ हैं, जैविक अभिक्रियाएँ हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, वो संचालित हो जाती हैं और इनके पश्चात इसके कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाता है और इसमें जो है वो अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और बीज पौधे की वृद्धि को अंकुरण कहा जाता है। और जो बीज से नए पौधे जो निकलते हैं, बीजों से जो नए पौधे निकलने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। तो अंकुरण वह प्रक्रिया होती है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हैं कि अंकुरण, किसी भी पौधे के बीज का अंकुरण वह प्रक्रिया होती है जिससे नए पौधे को जन्म देती है। कोई भी बीज से जब बीज को जब अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं प्राप्त होती हैं, अनुकूल तापमान प्राप्त होता है, अनुकूल नमी प्राप्त होती है, अनुकूल हवा प्राप्त होती है, ठीक है, आर्द्रता प्राप्त होती है पर्याप्त मात्रा में, तब बीजों के अंदर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर उससे नया प्लमूल निकलता है। जो नया प्लमूल प्रोपेगुल्स निकलता है और नया पौधा जब निकलता है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं, ठीक है ना। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लीजिए ये कोई बीज है, ये कोई बीज हो गया, ठीक है ना। तो ये कोई बीज है मान लीजिए, और ये इससे कोई नया पौधा जो है वो निकल रहा है इस प्रकार से। जब इस प्रकार से कोई नया चीज निकलता है इससे, तो यही चीज क्या रहता है, इसे हम क्या करते हैं, प्रोपेगुल्स, ठीक है ना। तो ये जो प्रोपेगुल्स निकलते हैं इस प्रकार से, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। जब इसमें अनुकूल जो है वो दशाएं इसको दी जाती हैं तब इससे जो फूड मटेरियल निकलता है उसे हम प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोपोगेशन की प्रक्रिया जो है वो बीजों को, नया पौधे को जो है वो जन्म देने के लिए कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं स्टूडेंट्स आपसे जो है वो डिस्कस करूंगा कि बीज के जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर हमको क्या डालना है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है ना, बीज का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोग जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बीज के जो है वो कितने भाग होते हैं, बीज के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है वो एक बीज का जो है बीज का एक कॉटिलीडन्स है। तो ये जो है वो आपका, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ये आपका जो है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है कॉटिलीडन। क्या है, कॉटिलीडन्स होते हैं। कॉटिलीडन्स जो है वो जैसे आपका बीज पत्र जिसको कहते हैं, एक तो मोनोकोटिलीडन्स होते हैं और डाइकोटिलीडन्स होते हैं, ठीक है ना। मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स बीज जो है वो 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। मोनोकोटिलीडन्स एक बीजपत्री और डाइकोटिलीडन्स मतलब 2 बीजपत्री जो है वो होते हैं। जिसमें एक बीजपत्र होता है वो उसे हम जो है वो मोनोकोटिलीडन्स कहते हैं। जैसे धान, गेहूँ, आपका जो है वो मक्का, इस प्रकार के जो है वो बीज। और डाइकोटिलीडन्स चना, मटर, मसूर, ये सब जो है वो डाइकोटिलीडन्स में आते हैं। ये जो है आपका जो ये निकला हुआ भाग है, जो नए पौधों को सबसे पहले जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ये जो है जो विकसित भाग होता है, नए पौधों को जन्म देने के अनुसार जो विकसित भाग होता है, जो आगे की ओर बढ़ता है, उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर
इसके बाद ये जो भाग होता है उसे इपिकोटाइल कहते हैं। और ये जो जिसमें स्टार्च स्टोरेज होता है और इसे हम प्लमूल कहते हैं, यानी जो अंकुरण को जन्म देता है उसे हम प्रमूल कहते हैं। और ये जो इसका ऊपरी का कवर होता है इसको हम सीड कोएट कहते हैं। सीड कोएट दो प्रकार से जो है वो दो लेयर्स होती हैं। पहली जो लेयर होती है उसे टेस्टा कहते हैं और जो दूसरी लेयर होती है उसे टैगमेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है जो इंडोस्पर्म जो होता है, जो इसमें हम फूड मटेरियल रिजर्व होता है, स्टोर रिजर्व फूड होता है, खाद्य पदार्थ जिसमें स्टोर होता है, तो इसके अंदर का एक भाग मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो है वो ये जो भाग होता है, ये आपका जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ये क्या है, भ्रूण इसको हम कहते हैं। क्या है, भ्रूण, ठीक है। तो डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट। सबसे पहले जो है वो किसी बीज के अंदर जो है वो एक परिपक्व भ्रूण होता है, वही बीज अंकुरित होता है जिसके अंदर परिपक्व भ्रूण होता है। इनमैच्योर एम्ब्रियो से कभी भी जर्मिनेशन नहीं होता है। अगर अपरिपक्व भ्रूण है किसी बीज के अंदर तो उससे अंकुरण जो है वो नहीं हो पाएगा जब तक कि उसका जब किसी बीज के अंदर परिपक्व भ्रूण होगा तभी वो जो है वो अंकुरित जो है वो हो पाएगा। और परिपक्व भ्रूण जो होगा उसके अंदर क्या होगा, फूड मटेरियल जो है वो रिजर्व होता है। फूड मटेरियल में क्या आता है, जैसे स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये सब स्टोर होता है इसके अंदर और इसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। और इसको हम जब बोते हैं तो जैसे ही ये जो है वो पर्याप्त उचित तापमान, प्रकाश और नमी के संपर्क में जो है वो आता है, वैसे ही बीजों के अंदर जो है वो कोशिका विभाजन की, सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी से जो है वो जब सेल डिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो फिर इससे जो है वो इस प्रकार से जो है वो ये विकसित होने लगता है और अंकुरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो इससे रेडिकल्स निकलते हैं, हाइपोकोटाइल निकलते हैं, इपिकोटाइल निकलते हैं और प्लमूल निकलते हैं। और फिर जो है वो इसके पश्चात जर्मिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बीज का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका सीड कोएट के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, सीड कोएट यानी बीज चोल के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, ये बीज को प्रोटेक्शन देने का काम करता है कई चीज़ों से। जो है वो बीज का एक कवर जो है, बीज एक मोटी कवर से ढका होता है जिसको हम सीड कोएट के नाम से जानते हैं। और ये जो है बीज को बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो करता है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, टेस्टा और टैगमेन। जो ऊपरी भाग होता है उसे टेस्टा कहते हैं और जो आंतरिक भाग होता है उसे हम टैगमेन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस चित्र के माध्यम से। और एक चित्र के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये जो है चने का बीज है, ये किसका बीज है, ग्राम का बीज है। तो ग्राम में यहाँ क्या होता है, इसे सीड कोएट है। सीड कोएट जो होता है ऊपरी भाग होता है और इसको जब दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो ये कॉटिलीडन्स होते हैं। कॉटिलीडन्स जो है वो एक कॉटिलीडन, ये जो है कॉटिलीडन्स होते हैं। ये प्लमूल जो अंकुरित जो ऊपर की ओर जो आने वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लमूल कहते हैं। और नीचे का जो भाग होता है, जो निचला भाग होता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल जो है वो एक आधारी भाग जो है वो होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो बीज के माध्यम से आप समझ गए होंगे। और बीज के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, सीड कोएट जो ये आपको देख रहे हैं, ये जो भाग है आपका क्या है, सीड कोएट है। और दूसरा जो होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो ये भाग होता है, ये जो अंदर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। और जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण जो है वो ये भाग जो स्थित होता है, ये दोनों जो भाग होते हैं उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है ना, यानी भ्रूण कहते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से जो है वो मुख्यतः तीन भाग में बीज जो है वो विभाजित जो है वो होता है, ठीक है। इसके बाद बीज आवरण यानी सीड कोएट। सीड कोएट क्या होता है, सबसे पहले मैं जो है वो सीड कोएट की बात करूंगा। तो सीड कोएट क्या होता है, एक प्रकार का जो है वो बीज के ऊपर एक आवरण होता है जो बीज को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो करता है। किससे सुरक्षा प्रदान करने का चीज़, बाहरी चीज़ों से जो है वो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो बीज को जो है वो करता है। किसी से यह बीज आवरण बीज की आंतरिक भागों की रक्षा करता है। क्या करता है, आंतरिक भागों की जो है वो रक्षा करता है। बीज आवरण की दो परतें होती हैं, बाहरी परत मोटी होती है और इसे क्या कहते हैं,
टेस्टा कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको समझाया था ना फिगर के माध्यम से, ये आप देख चुके थे, तो इसे क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। ये देखिए, ये जो बाहरी परत होती है इसे क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं। और जो भीतरी परत होती है उसे टेगमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं, और जो के नाम से जो है वो जानी जाती है। एक मोटा बीज आवरण बीज को धूप और पानी से बचाता है। तो एक जो हार्ड सीड कोट होता है, मोटा बीज आवरण जो होता है, उसे बीज को जो है वो धूप से बचाता है और जो है आपके पानी से बचाता है, उसे विपरीत चीज़ों से बचाने का कार्य जो है वो करता है। कुछ बीजों में जैसे मोटा आवरण होता है, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया और अन्य बीज हो गए सब्जियों के, तो उसमें काफ़ी हार्ड होता है कॉइल, जिससे उसका अंकुरण जो है वो नहीं हो पाता है। तब उसे हम खुरचते हैं, खुरचने की प्रक्रिया उसमें की जाती है, तब जाकर उसमें अंकुरण जो है वो हो पाता है। इसके बाद यह पानी की कमी और बीज के भीतर परजीवियों के प्रकोप को, यानी पैरासाइट्स के, परजीवी यानी पैरासाइट्स के अटैक को जो है वो रोकता है। किसके अटैक का, पैरासाइट्स। तो ये जो होता है, जो हार्ड सीड कोट होता है, जो बीज चोल होता है, ये जो है वो परजीवियों के अटैक को, पैरासाइट्स के अटैक को जो है वो बीज के अंदर रोकता है, यानी बीजों को जो है वो नष्ट होने से जो है वो बचाने का काम करता है। पैथोजन से जो है वो बीज की रक्षा करने का कार्य जो है वो करता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। इसके बाद कठोर बीज आवरण, ठीक है ना, कठोर बीज जो आवरण होता है प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान अंकुरण को रोकते हैं। ठीक है ना, जब जो कठोर बीज आवरण हार्ड सीड कोट होते हैं, जब परिस्थितियां वातावरणीय जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन विपरीत होती हैं, जैसे तापमान अधिक है, ठीक है, बीज कम तापमान में उगने वाला है, तो अगर तापमान अधिक है, नमी अधिक मिल गई, प्रकाश जो है वो सेंसिटिव नहीं है, आर्द्रता जो है वो ज़्यादा है या कम है, तो बीज के प्रतिकूल अगर पर्यावरणीय जो है वो दशाएं हैं, वातावरणीय कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो अपोजिट हैं आपके बीज के अनुसार, तो फिर वो अंकुरण को सीड जो हार्ड सीड कोट होता है वो अंकुरण होने से रोकने का कार्य जो है वो करता है। बीजांड के पूर्णांग में एक छिद्र को माइक्रोपाइल, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो इम्ब्रियो होता है, जो बीजांड के बीज का जो एक इम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनिक होता है, उसे हम माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। और यह कुछ बीज आवरणों में दिखाई देता है। कुछ ही बीज होते हैं जिनके आवरण में माइक्रोपाइल जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद एंडोस्पर्म की मैं बात करूं, दूसरा जो भाग होता है उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म जो है वो भ्रूणपोष में पोषक तत्व संग्रहित करता है। क्या करता है, पोषक तत्व यानी फूड मटेरियल, क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करने का कार्य करता है, फूड मटेरियल को स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। ठीक है ना, तो जो एंडोस्पर्म होता है ये फूड मटेरियल को स्टोरेज का कार्य जो है वो करता है। भ्रूणपोष में पोषक तत्व संग्रहित होते हैं। ठीक है ना, तो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो फूड मटेरियल होता है वो किसी भी बीज के किस भाग के अंदर स्टोरेज होता है, तो आप बात करेंगे एंडोस्पर्म में। किस में बात जो है, एंडोस्पर्म में। तो इसके बाद यह अंकुरण के दौरान भ्रूण को सहारा देने के लिए स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के रूप में बीज को पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जो है ये जो है आपको जो फूड एंडोस्पर्म होता है ये फूड मटेरियल यानी खाद्य पदार्थों को स्टोरेज करता है। और फूड मटेरियल में क्या आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब बीज के अंदर स्टोर करके रखता है। और जब बीज को अंकुरण के लिए, जब बीज जो है वो जर्मिनेशन होता है बीज का, तो इनको पोषक तत्व प्रदान करता है। देखिए अंकुरण, बीज जो है वो अंकुरण होने के बाद प्लांट जो है वो मिट्टी से जो है पोषक तत्व लेता है, जब उसकी जड़ें मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जब उसमें प्रोपोगल्स डेवलप होते हैं, जब बीज से ही जब उसमें प्लमूल रेडिकल डेवलप होते हैं, तो उस समय जो है वो अपना पोषक, अपना पोषण किससे लेता है, बीज से लेता है। बीज के अंदर क्या होता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो रिजर्व होता है, जो संग्रहित होता है, उसी से प्लांट जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये जो है वो जानना आवश्यक जो है वो होता है। और उसे सहारा देने का भी कार्य करता है। ठीक है ना, और उसको जो प्लांट निकलता है, प्रोपोगुस नया अंकुर जो निकलता है,
उस प्रोपोगल्स जो निकलता है उसे जो है वो सहारा देने का कार्य भी जो है वो करता है एंडोस्पर्म। इसके बाद यह बीज आवरण के नीचे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? बीज आवरण यानी सीड कोएट के नीचे जो है वो स्थित होता है। ठीक है, आगे कुछ जानकारियां हैं इसके लिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अंकुरण तक बीज पोषक तत्वों के सेवन व्यवहार बने रहते हैं। ठीक है ना, और जब तक अंकुरण नहीं हो जाता है तब तक ये पोषण जो है वो पोषक जो है वो एंडोस्पर्म जो है वो पोषण प्रदान करता रहता है आपके प्लांट्स को। और अंकुरण होने के पश्चात जो है वो जब जड़ें मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं तो अंकुरण जो है वो तब पौधा जो है पोषक तत्व, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट आपके पोषक तत्व जो होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो मिट्टी से अपटेक करना जो है वो प्रारंभ कर देता है। भ्रूण पोष घिसा हुआ, निरंतर या जुगाली करने वाला हो सकता है। ठीक है, तो भ्रूण पोष जो है वो जो एंडोस्पर्म होता है वो हल्का घिसा हुआ और निरंतर जो है वो वृद्धि करने वाला हो सकता है। और एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म होता है वो त्रिगुणित गुणसूत्र पूरक होता है, यानी जो है वो उसमें कई प्रकार के जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। मकई और अन्य अनाजों में भ्रूणपोष बीज का एक बड़ा हिस्सा होता है। कई प्रकार के अनाजों में यानी मकई जैसे हो गया, उसमें जो भ्रूणपोष होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, वो एक सबसे बड़ा भाग जो है वो काफ़ी बड़ा जो है हिस्सा होता है। यानी कई प्रकार के जो है वो बीज जो बड़े साइज के होते हैं, बीज जैसे सेम का बीज हो गया, आपका जो है वो मक्का का बीज हो गया, मूंगफली का, तो इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो काफ़ी बड़ा उसका रोल होता है, काफ़ी बड़ा जो है वो भाग होता है। और सेम जैसे बीजों में भ्रूण के विकास में भ्रूण पोष का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे सेम हो गया, तो जो बड़े बीज, जो बड़े आकार के बीज होते हैं उसमें जो है वो भ्रूण के विकास में जो है वो एंडोस्पर्म का काफ़ी ज़्यादा जो है रोल जो है वो होता है। ठीक है, और नारियल में क्या होता है कि तरल भ्रूणपोष पाया जाता है। नारियल में क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो लिक्विड के रूप में होता है, तरल रूप में जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद इम्ब्रियो की मैं बात करूंगा, तो इम्ब्रियो जो है वो तीसरा जो भाग होता है, भ्रूण बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह द्विगुणित होता है। क्या होता है? डाइपोलाइट्स होता है। यानी जो सबसे तीसरा भाग होता है, जो इम्ब्रियो होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर किसी बीज के इम्ब्रियो डैमेज हो गए हैं, कटे फटे हैं, तब बीज का अंकुरण संभव नहीं हो सकता। भले कि उसमें सब कुछ हो, सीड कोएट हो, एंडोस्पर्म सब कुछ हो, लेकिन अगर इम्ब्रियो जो है वो डैमेज हो गया है तो फिर वो बीज का अंकुरण नहीं हो सकता। और एक परिपक्व जो भ्रूण है, अगर मैच्योर इम्ब्रियो है, तभी बीजों में अंकुरण वो संभव हो सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है वो बीजों के अंकुरण में किसका योगदान है? इम्ब्रियो का योगदान है, यानी भ्रूण का योगदान होता है। तो भ्रूण बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, और यह निषेचित अंडे से विकसित होता है। किससे होता है? फर्टिलाइज्ड एग से जो है वो फर्टिलाइजेशन क्रिया के द्वारा, पॉलिनेशन क्रिया के द्वारा ही जो है वो ये विकसित होता है। यह एक परिपक्व भ्रूण के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक सभी कोशिकाएं भ्रूण के भीतर मौजूद होती हैं। यानी एक मैच्योर एम्ब्रियो के डेवलप के लिए, मैच्योर एम्ब्रियो के विकास के लिए जो आवश्यक सेल्स हैं वो पूर्ण रूप से डेवलप होनी चाहिए, तभी जो है उससे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूण पोष का जो है वो विकास, भ्रूण का विकास जो है वो बीज के अंदर होता है। एक भ्रूण में निम्नलिखित भाग होते हैं जो एम्ब्रियो के अंतर्गत, जब हम एम्ब्रियो की बात करेंगे तो एम्ब्रियो के भी कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से एम्ब्रियो के पार्ट्स होते हैं? तो जैसे एपिकोटाइल, तो मैं अभी तो आपको एम्ब्रियो के जो भाग होते हैं कैसे डेवलप होते हैं, जो अंकुरण की प्रक्रिया होती है वो एम्ब्रियो में होती है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो मैं फिगर के माध्यम से आपको जो है वो पहले दिखा चुका हूँ। अब उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। एपिकोटाइल, जैसे हाइपोकोटाइल और बेसिक प्रिंसिपल यानी रेडिकल इसको कहते हैं, रेडिकल और कोटिलीडन्स। ठीक है ना, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और कोटिलीडन्स, ये जो है आपके एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें क्या होता है, एपिकोटाइल जो होता है, एपिकोटाइल एक छोटा प्ररोह होता है। क्या होता है? एक छोटा प्ररोह होता है जो पूरे पौधे के प्ररोह तंत्र
को जन्म देता है, ठीक है ना। तो एपिकोटाइल जो है एक छोटा सा प्ररोह होता है, छोटी से जो है बड से निकली, बड के समान जो है वो प्ररोह छोटी जो है वो कली होती है, जो प्ररोह तंत्र, जो पेड़ पौधों की जो है वो प्ररोह तंत्र को, नई कलिका को निकलने के लिए जो है वो जन्म देता है, ठीक है। हाइपोकोटाइल जो होता है क्या होता है, अंकुरण के समय सबसे पहले प्राथमिक जड़ निकलती है, इसे हाइपोकोटाइल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो जैसे अंकुरण जब होता है किसी प्लांट का, तो उसमें एक प्राइमरी जो है वो प्राइमरी रूट्स निकलती है, क्या निकलती है, प्राइमरी रूट्स, जैसे आप देख रहे हैं। तो प्राइमरी रूट जो सबसे पहले प्राथमिक जड़ निकलती है, जैसे कोई बीज का मान लीजिए अंकुरण होता है, किसी बीज का, जैसे मान लीजिए किसी बीज का अंकुरण होता है, तो उसमें एक प्राथमिक जड़ निकलती है जिसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक जड़ निकलती है, जब अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो जब उसमें जड़ निकलती है, प्राथमिक जड़ निकलती है, तो उसको हम हाइपोकोटाइल के नाम से जानते हैं। यह पौधे को मिट्टी में मजबूती से बांधे रखता है। ये जो है वो क्या करती है, ये पौधे को जो है वो, जो हाइपोकोटाइल होती है, ये पौधे को जो है वो मिट्टी के तंत्र में जाके फंसा लेती है, मिट्टी के तंत्र में पूरी तरह से फैल जाती है और पौधे को एक सहारा प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करने का कार्य जो है वो करती है। इसके बाद मैं अगर रेडिकल की बात करूँगा, तो रेडिकल एक छोटी भ्रूणी जड़ होती है, जो एम्ब्रियोनिक रूट्स होती हैं उसे हम रेडिकल के नाम से जानते हैं। मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा चुका हूँ। इसके बाद जो कॉटिलीडन्स होते हैं, कॉटिलीडन्स यानी बीज पत्र, बीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकॉटिलीडन्स, एक डाइकॉटिलीडन्स। मोनोकॉटिलीडन्स का मतलब होता है एक बीजपत्री, और डाइकॉटिलीडन्स होता है दुई बीजपत्री। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें एक बीजपत्र होता है, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, ये क्या है, आपके एक बीजपत्री हो गए। और जैसे जितनी भी दलहनी फसलें हैं आपके, और जो है वो जैसे आपका मटर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये हो गया, तिलहन हो गया, तो ये सारे आपके डाइकॉटिलीडन्स प्लांट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और तमाम प्रकार के प्लांट्स हैं, बिल्कुल आप रिमाइंड कर लीजिएगा। बीजपत्र भ्रूण के विभिन्न भागों को पोषण प्रदान करते हैं। तो जो बीजपत्र होते हैं, कॉटिलीडन्स होते हैं, ये बीजपत्र भ्रूण के विभिन्न विभिन्न भागों को, यानी बीज के जो अन्य पार्ट होते हैं, जैसे आपके एंडोस्पर्म हो गया, हार्ट सीड कोट हो गया, अन्य जो भाग हो गए, उनको क्या करते हैं, भोजन प्रदान करने का कार्य जो है वो करते हैं, यानी पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी प्रोवाइड ऑफ फूड मटेरियल, प्रोवाइड ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, यानी भोजन पोषण प्रदान करने का कार्य जो है कौन करता है, एम्ब्रियो को कॉटिलीडन्स करते हैं। और यह विकास के दौरान अंकुर के साथ मिट्टी में एक छोटा सा मांसल पत्ते के रूप में निकलता है, ठीक है ना। तो यह जो है विकास के दौरान क्या करता है, अंकुर के साथ मिट्टी में एक छोटा सा मांसल पत्ते के रूप में जो है वो निकलता है, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। और यह भोजन को स्टार्च प्रोटीन के रूप में संग्रहित करता है। और जो बीजपत्र होता है, ये जो है वो भोजन को स्टार्च एवं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के रूप में संरक्षित करने का कार्य भी जो है वो करता है, ठीक है। भ्रूणी पत्तियां सबसे पहले जमीन के ऊपर दिखाई देती हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक लीव्स होती हैं वो सबसे पहले जमीन के ऊपर जो है वो दिखाई दे, जो एम्ब्रियोनिक लीव्स निकलती हैं कॉटिलीडन से, वो सबसे पहले जो है वो जमीन की सतह पे जो है वो ऊपर दिखाई, जमीन के ऊपर जो है वो दिखाई देती हैं। एक निषेचित अंडे से भ्रूण विकसित होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग से ही जो है वो एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप होता है। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है तो उससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं डेवलप होगा। और जो फर्टिलाइज्ड जो है वो एग होता है, उसी से जो है वो आपके एम्ब्रियो जो है वो डेवलप जो है वो होते हैं। इसके बाद तो ये सारे जो है अभी तक मैंने आपको जो है वो प्रमुख जो जितने भी बीज क्या है और बीज के कौन कौन से भाग होते हैं और उसका क्या संरचना होती है, पूरा डिटेल से मैं जो है वो आपको बता दिया। अब मैं आगे बात करूंगा सीड टेक्नोलॉजी की। सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है, यानी बीज प्रौद्योगिकी। तो सीड को वैज्ञानिक रिसर्च
द्वारा आनुवांशिक तरीके से ऐसा इम्प्रूवमेंट करना कि जिसमें सीड में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, जैसे मौसमी बीमारी, बीज और पौधे को या पोषक तत्वों को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाना चाहूँगा कि बीज प्रौद्योगिकी, तो बीज प्रौद्योगिकी जो है वो एक प्रकार के कृषि विज्ञान की वह शाखा है या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो बीजों के सही, बीजों के जो है वो आनुवांशिक बीजों का आनुवांशिक एवं जो है आनुवांशिक क्षमता को आनुवांशिक एवं अत्यधिक उत्पादन देने के रूप में उनको जब हम विकसित करते हैं, उनके गुणों में कई प्रकार के परिवर्तन करते हैं, तो उसी तकनीक को हम जो है वो बीज प्रौद्योगिकी जो है वो कहते हैं। ठीक है ना, यानी बीजों के जो है वो आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को आपके जो है वो गुणात्मक एवं आनुवांशिक गुणों को विकसित करने के लिए विकसित करने का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बीज प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, बीजों को इम्प्रूवमेंट करते हैं, बीज के गुणों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, आनुवांशिक गुणों को विकसित करते हैं, बीजों की क्वालिटेटिव गुणवत्तापूर्वक गुणों को जो है वो उसके हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, बीज की जो फिजिकल प्योरिटी होती है उसकी हम वृद्धि करते हैं। तो इसके अंतर्गत उसी का हम अध्ययन जो है वो करते हैं। तो बीज प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जो है वो बीजों में जो है क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव एवं उसकी फिजिकल प्योरिटी को जो है वो विकसित करते हैं, उसको बीजों को हम प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, अत्यधिक उत्पादन देने योग्य बनाते हैं, उसी को हम जो है बीज प्रौद्योगिकी के नाम से या सीड टेक्नोलॉजी के नाम से जो है वो जानते हैं। जब बीज अच्छा होगा, बीज के गुणों को अच्छा विकसित करेंगे, रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीजों को विकसित करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हमको अच्छी फलत प्राप्त होगी, रोगों से कीटों से बचत होगी फसल की, और किसानों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है वो होगा। ठीक है ना, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तमाम प्रकार के रिसर्च आनुवांशिक इम्प्रूवमेंट का जो है वो अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर की इनकम को जो है वो फार्मर को जो है इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है ना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ ही उत्पादन को बढ़ाया जाए जिससे कि फार्मर को लाभ प्राप्त हो। अगर अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा विकसित होगा, तो फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ प्राप्त होगा, और यह प्रक्रिया सीड टेक्नोलॉजी कहलाती है। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, बीज प्रौद्योगिकी या सीड टेक्नोलॉजी जो है वो कहलाता है। इसको हिंदी में जो है बीज प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इसके अलावा कृषि की अनेक आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग, अधिक उत्पादन और कम से कम कीटनाशक का प्रयोग द्वारा ऑर्गेनिक खेती कर किसानों को सक्षम बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो बीज प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या होता है कि ऑर्गेनिक जैविक खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से बीजों की गुणवत्ता को विकसित किया जाए, और जो हमारे अनाज हैं, फूड मटेरियल्स हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, उसमें जो है रासायनों का उपयोग कम किया जाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बीज प्रौद्योगिकी का होता है। और ये सभी कई सारे जो है इसके मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रमुख रूप से होते हैं। तो मैं आज आइडेंटिफाई करा आपको जो है वो बीज से और बीज प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। तो बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम बताएंगे कि मेरी क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।